नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से कैंसर से पीड़ित थे। विगत 5 दशकों से बजाज ग्रुप का नेतृत्व करने वाले राहुल जी का उद्योग जगत से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राहुल बजाज को सन 2001 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वे महाराष्ट्र से हैं। वर्ष 1938 में जन्मे राहुल राज्यसभा के सदस्य और देश के दिग्गज दोपहिया कंपनी बजाज ऑटो के चेयरमैन रहे। राहुल बजाज को नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नामक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया है। बजाज समूह भारत का प्रमुख औद्योगिक समूह है। इसकी स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। ये सन 1931 में शक्कर उत्पादक कंपनी के रूप में आरंभ हुआ था और वर्तमान में ये 24 कंपनियों का समूह है, जिसमें से 6 कंपनियां शेयर बाजार में हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड के अलावा मुकुंद लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड प्रमुख हैं। उधर कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय अखंडता की खातिर पंजीकृत शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करने का केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष हिजाब विवाद से संबंधित अन्य मामलों का उल्लेख त्वरित सुनवाई के लिए किया गया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष लंबित मामले का संज्ञान लिया था। कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा और उचित समय पर मामले की सुनवाई करेगा। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और अश्विनी दुबे के जरिए निखिल उपाध्याय द्वारा दायर नई जनहित याचिका में केंद्र सरकार को एक न्यायिक आयोग अथवा विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। उधर कर्नाटक में हिजाब का मसला और गर्माता जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच सोशल मीडिया में 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कथित तौर पर दक्षिण कन्नड़ और बगलकोट जिलों में कुछ छात्रों को स्कूल में नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब हिजाब विवाद को देखते हुए राज्य में विश्वविद्यालय और कॉलेज में छुट्टियों को बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया है। घटना से संबंधित वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। कोविड। भारत में बीते एक दिन में कोविड-19 के 50,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 25 लाख हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 6,10,000 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से 804 और लोगों के मौत के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,07,981 हो गई। देश में पिछले 6 दिन में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम बनी हुई है। चुनाव। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए दूसरे चरण का मतदान सोमवार यानी 14 फरवरी को होना है। दूसरे चरण में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान के लिए प्रचार कार्य शनिवार को थम गया। दूसरे चरण में होने वाले मतदान में 2 करोड़ से अधिक वोटर 586 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने भी दूसरे चरण के जिलों के ऑब्जर्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली व शाहजहांपुर में मतदान होना है। चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं कोरोना से बचाव के तरीके अपनाते हुए मतदान कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर पाकिस्तान और अमेरिका के बयानों का विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अन्य देशों से कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड के मसले पर टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा है। मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि इस मसले पर दूसरे देशों की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमारे आंतरिक मुद्दों पर प्रेरित टिप्पणियों को हम खारिज करते हैं। अर्थ जगत से। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने शनिवार को कहा कि देश में चल रही निजी क्रिप्टो करेंसी वैध नहीं है और भविष्य में इसकी वैधानिक स्थिति के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भारत में क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व बैंक या सरकार की ओर से कोई मान्यता नहीं दी गई है। क्रिप्टो करेंसी देश में फिलहाल वैध नहीं है।
खेल जगत से। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी के इतिहास में युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने सनराइज हैदराबाद से लंबी होड़ के बाद 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। भारत के इस युवा खिलाड़ी के लिए मुंबई और हैदराबाद के बीच जबरदस्त होड़ लगी, जिसमें मुंबई ने बाजी मारी। ईशान का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपया था। उधर राहुल त्रिपाठी को हैदराबाद ने 8.5 करोड़ रुपये में खरीदा और बेबी एबी नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डिवॉल्ट ब्रेविस को मुंबई ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। गुड टू नो। आज श्रद्धांजलि राहुल बजाज को। पद्म विभूषण और उद्योगपति राहुल बजाज का शनिवार को निधन हो गया। राहुल बजाज 83 साल के थे। बजाज ग्रुप की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनकी मौत परिवारजनों के बीच हुई। बीते साल अप्रैल में उन्होंने बजाज ऑटो के चेयरमैन पद से रिजाइन कर दिया था। इंडियन कॉर्पोरेट्स में उनकी शख्सियत ऐसी थी जिसका हर कोई लोहा मानता था। खासकर ऑटो इंडस्ट्री की बतौर लीडर उन्होंने नया आयाम दिया। हमारा बजाज और यू जस्ट कांट बीट अ बजाज का स्लोगन दिया। कंपनी को कैसे उबारा। 2001 में बजाज ऑटो की बिक्री काफी गिर गई थी। होंडा, यामाहा और सुजुकी जैसी जापानी ऑटो प्लेयर्स ने बाजार में नई मोटरसाइकिलें उतार दी थीं। इसके साथ ही भारत का ऑटो बाजार बदलने लगा, लेकिन राहुल बजाज ने अपनी प्रभावी मार्केटिंग से बजाज ऑटो को जल्द उबार लिया। बजाज ऑटो ने खुद को नया रूप दिया और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल के साथ बाजार में पदार्पण किया, जो आज भी मार्केट लीड कर रही है। उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। राहुल बजाज का जन्म 30 जून सन 1938 को कोलकाता में हुआ था। राहुल के दादा जमनालाल बजाज ने 1926 में बजाज समूह की स्थापना की और उनके पिता कमल नयन बजाज ने उन्हें 1942 में उत्तराधिकारी बनाया। कमल नयन ने बजाज ऑटो के अग्रदूत की शुरुआत की। कामकाज संभालने के 3 साल के भीतर उन्होंने नए व्यवसायों में विस्तार किया। इनमें सीमेंट, बिजली के उपकरण और स्कूटर का निर्माण शामिल था। राहुल बजाज ने 1958 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की उपाधि ली और बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री। फिर उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया और 1968 में बजाज ऑटो के CEO बने। राहुल बजाज शुरुआत में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में बजाज समूह का हिस्सा बने। वे कंपनी में मार्केटिंग, अकाउंट्स, परचेज, ऑडिट जैसे प्रमुख विभागों का प्रभार संभालते थे। बजाज ऑटो के CEO नवल के फिरोदिया के मार्गदर्शन में उन्होंने व्यवसाय की बारीकियां सीखीं। 1972 में अपने पिता के निधन के बाद राहुल को बजाज ऑटो का MD नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने जबरदस्त तरक्की की। राहुल बजाज ने 1970 और 80 के दशक में फर्म का निर्माण किया। उन्होंने अरबों डॉलर के क्लब में शामिल होने के लिए कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी की। यह उनकी पहल थी कि चेतक और बजाज सुपर मॉडल भारतीय ऑटो बाजार में अग्रणी टू व्हीलर के रूप में उभरे। मूल रूप से इतालवी वेस्पा स्प्रिंट पर आधारित चेतक दशकों से लाखों भारतीयों के लिए एक किफायती स्कूटर रहा और इसे हमारा बजाज के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने 1986 में इंडियन एयरलाइंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जून 2006 में राहुल बजाज राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2013 में बजाज परिवार ने डिस्टिंग्विश्ड फैमिली ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता। 2019 की फोर्ब्स इंडिया सूची में 100 सबसे अमीर लोगों में बजाज परिवार की कुल संपत्ति $9.2 बिलियन आकी गई और ये भारत का 11वां सबसे अमीर परिवार है। राहुल बजाज आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत की बुलंद तस्वीर। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।